डियर स्टूडेंट्स, हम बीएससी सेकेंड ईयर में स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में होने वाले वाइब्रेशंस के बारे में अध्ययन किया था और वहाँ देखा था हमने कि वाइब्रेशन दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग। तो स्ट्रेचिंग में बॉन्ड लेंथ में परिवर्तन होता है, जबकि बेंडिंग में बॉन्ड एंगल में परिवर्तन होता है। तो स्ट्रेचिंग में हमने देखा दो प्रकार की होती हैं, स्ट्रेचिंग सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। तो आज हम बेंडिंग वाइब्रेशंस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखो, आज हमारा टॉपिक है बेंडिंग वाइब्रेशंस। तो बेंडिंग वाइब्रेशंस क्या होंगे? तो जब कंपनों के कारण किसी परमाणु के सापेक्ष, कोई भी उसमें परमाणु हो, उन परमाणुओं के सापेक्ष बॉन्ड एंगल या बंध कोण के मान में परिवर्तन हो जाता है या परमाणुओं के तल में परिवर्तन हो जाता है, उन्हें बेंडिंग वाइब्रेशंस कहते हैं। तो किस में चेंज हो, या तो बॉन्ड एंगल में या तल में, दोनों में से किसी में भी परिवर्तन हो रहा है तो वो बेंडिंग वाइब्रेशंस कहलाते हैं। तो बेंडिंग और स्ट्रेचिंग की तुलना करें तो बेंडिंग वाइब्रेशंस के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अर्थात ये कम फ्रिक्वेंसी पर एब्जॉर्प्शन दर्शाते हैं, जबकि स्ट्रेचिंग के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो स्ट्रेचिंग के कारण जो एब्जॉर्प्शन बैंड आते हैं वो उच्च आवृत्ति पर प्राप्त होते हैं। इस तरह से वाइब्रेशंस के बैंड को देखकर हम बता सकते हैं कि ये स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के कारण है या बेंडिंग वाइब्रेशन के कारण होता है। तो अब हम कि बेंडिंग वाइब्रेशन किस तरह के हो सकते हैं, तो आगे टॉपिक है टाइप ऑफ बेंडिंग वाइब्रेशंस। तो बेंडिंग वाइब्रेशंस या बंकन कंपन चार प्रकार के होते हैं। तो चार प्रकार को देखें हम वन बाय वन। तो फर्स्ट बेंडिंग वाइब्रेशंस है सिजरिंग बेंडिंग वाइब्रेशंस या सिजरिंग बेंडिंग, कैंचीनुमा बंकन कंपन। तो देखो, कैंचीनुमा जैसा कि नाम से ही है, तो इसके अंदर किसी परमाणु से जुड़े हुए अन्य परमाणुओं का मूवमेंट या वाइब्रेशन कैंची की तरह होता है। जैसे कैंची में दोनों भुजाएं या तो पास में आती हैं या कहाँ जाती हैं, दूर जाती हैं, दोनों साथ साथ होते हैं। तो इसमें भी परमाणु एक दूसरे के पास या तो पास आते हैं या दूर जाते हैं, जिसके कारण बॉन्ड एंगल घटता या बढ़ता है। तो इस प्रकार के कंपनों में परमाणुओं के बॉन्ड या बंध उसी तल में रहते हैं, तल परिवर्तित नहीं होता है, केवल क्या परिवर्तित होता है, बंध कोण। तो इन बेंडिंग वाइब्रेशंस को सिजरिंग वाइब्रेशंस कहते हैं। तो देखो, इसका डायग्राम बनाया हमने, ये सी के साथ जुड़े हुए हैं दो हाइड्रोजन, तो दोनों या तो पास में आ रहे हैं, तो पास में आने पर किस में परिवर्तन हो जाएगा, बंध कोण कम हो जाएगा, या दोनों कहाँ जा रहे हैं, बाहर की तरफ, जिससे बंध कोण बढ़ जाता है। तो इस तरह के वाइब्रेशंस सिजरिंग बेंडिंग कहलाते हैं। दूसरा टाइप है संदोली बंकन या रोकिंग। रोकिंग, रोक बोलते हैं हम चट्टान को। तो चट्टान को केवल मूवमेंट कहाँ होगा, एक ही दिशा में, या तो दोनों परमाणु बाईं ओर जाएं या दाईं ओर जाते हैं। तो देखो, इनमें परमाणु एक ही दिशा में गति करते हैं, अर्थात परमाणु अणु के तल में या तो बाईं ओर या दाईं ओर बॉन्ड एंगल को स्थिर रखते हुए कंपन करते हैं। जिन परमाणुओं का मूवमेंट हो रहा है उनके बॉन्ड एंगल में कोई चेंज नहीं होता है, उनकी उस समूह के दूसरे परमाणुओं के सापेक्ष स्थिति परिवर्तित हो जाती है। देखो किस तरह से, जैसे मान लीजिए ये तो हमने इसको डायग्राम के रूप में दर्शा दिया कि या तो दोनों कहाँ जा रहे हैं, बाईं ओर, ये इसमें कहाँ जा रहे हैं, दाईं ओर। बट इन दोनों हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड एंगल है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो परिवर्तन कहाँ होता है इसमें कि समूह के अन्य परमाणुओं के सापेक्ष स्थिति परिवर्तित हो जाती है। कैसे, देखिए ये तो देखो हमने डायग्राम बनाया बीच में, अब इसमें मूवमेंट किया बाईं ओर, तो देखिए ये जो डार्क बॉन्ड बना हुआ है, ये और हाइड्रोजन दोनों के बीच की स्थिति पहले ये थी और फिर यहाँ पर, तो इनके सापेक्ष स्थिति क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। इसी तरह दाईं ओर देखें, हाइड्रोजन और जो डॉटेड लाइन है इस बॉन्ड एंगल में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात इनके सापेक्ष स्थिति परिवर्तित हो जाती है।
तो इस तरह के बेंडिंग वाइब्रेशंस को रॉकिंग वाइब्रेशन कहते हैं। परंतु इन दोनों में देखें तल में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात ये दोनों बेंडिंग वाइब्रेशन एक ही तल में संपन्न होते हैं। नेक्स्ट थर्ड टाइप का है वेजिंग या अभिदोलन बंकन। देखो वेजिंग में क्या होगा, वेजिंग चलता है झूले की तरह, या तो एक तल से झूला या तो कहाँ जाता है, पहले ऊपर एक साइड में जाता है बाईं ओर, फिर दूसरी साइड में ऊपर की तरफ जाता है। तो सेम झूले या वेजिंग की तरह ये चलता है। तो देखें इस प्रकार के कंपन में बंद कोण तो समान रहता है, परंतु उस समूह के परमाणु एक साथ, दोनों साथ ही चलते हैं, झूले की जैसे दोनों डोरियां एक साथ चलती हैं, तो परमाणु एक साथ अणु के तल के ऊपर तथा नीचे कंपन करते हैं, तो उन्हें हम वेजिंग बेंडिंग या अभिदोलन बंकन कहते हैं। देखिए जैसे ये इसका भी डायग्राम बनाया कार्बन से H, तो दोनों या तो ऊपर जाएं तल के या कहाँ जाएं वो नीचे जाएं, तो उस तरह के बेंडिंग वाइब्रेशंस को हम वेजिंग या अभिदोलन बंकन कहते हैं। फोर्थ है ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग में क्या होगा कि जो दो लेकर चल रहे हैं, एग्जाम्पल में हम दो बॉन्ड, तो एक बॉन्ड तो तल के कहाँ जाए ऊपर और दूसरा कहाँ चला जाए नीचे चला जाए। तो देखें इस प्रकार के कंपन में एक परमाणु अणु के तल के ऊपर की ओर कंपन करता है तथा उसी समय दूसरा परमाणु तल के नीचे की ओर कंपन करता है। देखें किस तरह से, देखो ये हाइड्रोजन एक कहाँ गया ऊपर, दूसरा कहाँ गया नीचे, इसी तरह हो सकता है ये नीचे जाए और ये कहाँ जाए ऊपर, तो इस तरह से इनका मूवमेंट आगे पीछे होता है। तो इस तरह के कंपन को हम ट्विस्टिंग बेंडिंग वाइब्रेशंस कहते हैं। तो इसमें भी क्या हो जाता है, तल परिवर्तन। तो देखो ये जो दोनों बेंडिंग है, वेजिंग और ट्विस्टिंग, इनमें तल में परिवर्तन होता है। तो कई बार इसको तल के आधार पर भी हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जो तल में होते हैं उनको सिजरिंग और रॉकिंग कहते हैं, और जो एक ही तल में नहीं होते हैं उनको वेजिंग और ट्विस्टिंग कहते हैं। इस तरह से बेंडिंग वाइब्रेशंस चार प्रकार के हो जाते हैं। तो ये था हमारे टाइप ऑफ वाइब्रेशन, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग। नेक्स्ट है स्वतंत्रता की कोटि या डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, इसके बारे में बहुत बार छोटे से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कई बार एक एग्जाम्पल देकर पूछ लेते हैं कि इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे। तो देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट करने के लिए हम इसको समझें तो किसी परमाणु की स्वतंत्रता कोटि का मान 3 कार्टेशियन अक्षों के अनुसार कितना होता है, 3 होता है। किसी भी अणु को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 3 एक्सिस लेकर चलते हैं, एक्स, वाई और जेड। हमेशा इन 3 एक्सिस के थ्रू ही अध्ययन किया जाता है। इन तीनों को हम कार्टेशियन एक्सिस कहते हैं। तो किसी अणु के लिए स्वतंत्रता की कुल कोटियाँ कितनी हो जाएंगी, 3n। 3n कैसे, n होगा उस अणु में परमाणुओं की संख्या कितनी है, और उनको दर्शाने के लिए कितनी एक्सिस की आवश्यकता होगी, 3 की। तो कुल स्वतंत्रता की कोटि कितनी हो जाएंगी, 3n, जहाँ n उस अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को दर्शाती है। हम जानते हैं कि कोई भी अणु 3 प्रकार की गति करता है। 3 गति कौन कौन सी होती हैं, एक है स्थानांतरीय गति या ट्रांसलेशनल मोशन, दूसरी है घूर्णन गति या रोटेशनल मोशन, और तीसरी वाइब्रेशनल मोशन या कंपन गति। तो किसी भी अणु में 3 तरह की मोशन हो सकते हैं या गतियां हो सकते हैं जो स्वतंत्रता की कोटि के बराबर होती हैं। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 3n इज इक्वल टू ट्रांसलेशनल प्लस वाइब्रेशनल प्लस रोटेशनल या स्थानांतरीय प्लस घूर्णन प्लस कंपन। तो अब मूल कंपनों की संख्या हम किस तरह से कैलकुलेट करें, क्योंकि इसमें स्थानांतरीय गति घूर्णन 2 कैलकुलेट कर लें तो हम वाइब्रेशन, नंबर ऑफ वाइब्रेशन कैलकुलेट कर लेते हैं, और जिसके आधार पर फिर स्वतंत्रता की कोटि भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या इस फॉर्मूले से हम नंबर ऑफ वाइब्रेशन कैलकुलेट करते हैं। तो देखो नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास अणु 2 तरह के हो सकते हैं, एक लीनियर और दूसरा नॉन लीनियर, अर्थात रेखीय और अरेखीय। तो देखो रेखीय के लिए करें पहले, तो रेखीय अणु के लिए
प्रत्येक अणु त्रिविमीय स्थान पर 3 प्रकार की ट्रांसलेशन गति करता है। तीनों एक्सिस के थ्रू 3 प्रकार की ट्रांसलेशनल गति कर सकता है, परंतु रेखीय अणु 2 एक्सिस में घूर्णन करता है। जिस अब रोटेशनल क्या होंगे, रेखीय अणु है जिस एक्सिस के ऊपर स्थित होगा उस पे उसको रोटेट करने पर परमाणुओं की स्थिति में परिवर्तन नहीं आता है, तो उसमें रोटेशन कितने होंगे, 2। जिस एक्सिस पर स्थित होता है उस पर घूर्णन से उसमें परिवर्तन नहीं होता है। अतः रेखीय अणु कितने तरह के रोटेशन करेगा, 2 तरह की रोटेशनल गति करता है। तो रेखीय के लिए घूर्णन कितने हो जाएंगे, 2, और ट्रांसलेशनल कितने हैं, 3। तो इनकी वैल्यू हम रेखीय के लिए लिख दें तो देखें रेखीय अणु के लिए क्या होगा, 3n बराबर ट्रांसलेशनल कितने हो गए, 3, और रोटेशन 2 प्लस कंपन। तो अब कंपन गति निकाल सकते हैं हम आराम से, 3 और 2 क्या होंगे, 5, तो ये हो जाएगा 3n माइनस 5। इससे नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोशन निकल जाएंगे। ये फॉर्मूला बन गया। अब जैसे कोई भी एग्जाम्पल हमें दिया हुआ हो, जैसे मान लीजिए CO2 है, तो ये रेखीय मॉलिक्यूल है, तो रेखीय मॉलिक्यूल है तो इसका फॉर्मूला लग जाएगा 3n माइनस 5। n की वैल्यू कितनी होगी, 3, तो 3:3 माइनस 5, तो कितना आ जाएगा, 4 इसमें फंडामेंटल वाइब्रेशन होते हैं। अरेखीय अणु के लिए कैलकुलेट करना हो तो देखो अरेखीय नॉन लीनियर है वो, तो नॉन लीनियर और लीनियर में क्या फ़र्क होगा, तो नॉन लीनियर किसी भी एक्सिस के थ्रू रोटेशन करे वो हमेशा रोटेशनल मोशन दर्शाएगा, अर्थात उसके परमाणु की स्थिति परिवर्तित हो जाती है। तो इसमें ट्रांसलेशनल मोशन भी 3 और रोटेशनल मोशन भी कितने होंगे, 3। तो इसको फॉर्मूले में रखेंगे तो होगा 3n इक्वल टू 3 + 3 प्लस कंपन गति, तो कंपन गति क्या हो जाएंगी, 3n माइनस 6। बस हमें क्या, कोई भी एग्जाम्पल दे रखा हो उसमें पता होना चाहिए कि ये मॉलिक्यूल लीनियर है या नॉन लीनियर है। तो अब जैसे एग्जाम्पल दिया CH4, अब हम जानते हैं CH4 की स्ट्रक्चर होती है टेट्राहेड्रल, इसका मतलब ये लीनियर नहीं है। तो इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करें तो n की वैल्यू कितनी होगी, 5। नंबर ऑफ परमाणु, तो देखो एक तो कार्बन हो गया, 4 क्या है, हाइड्रोजन, तो 3 × 5 माइनस 6, तो टोटल कितने आ जाएंगे, 9 फंडामेंटल वाइब्रेशन आ जाएंगे। इस तरह से किसी भी अणु में हम नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कैलकुलेट कर सकते हैं, मॉलिक्यूल लीनियर हो या नॉन लीनियर हो। तो कई बार एग्जाम्पल देकर हमें पूछ लिया जाता है, तो उसमें केवल क्या देखेंगे हम कि मॉलिक्यूल लीनियर है तो 3n माइनस 5 का फॉर्मूला लगाएंगे, नॉन लीनियर है तो 3n माइनस 6 का फॉर्मूला लगाकर नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, इसके आगे का पार्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसका PDF भी मैंने आपको ग्रुप में सेंड किया है, पहले आप PDF को पढ़ें, उसको नोट्स भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके बाद इस वीडियो को सुनें तो शायद बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। फिर भी कोई समस्या हो तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर आप प्रॉब्लम भेजकर या बात करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।